नमस्कार दोस्तों, जीएस ग्लोबल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज है 13 दिसंबर 2022 और 13 दिसंबर 2022 को एक नए सेशन के साथ आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हैं। आप लोग डेली हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखते हैं। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं और आपसे हम कहेंगे कि आप हमारे जीएस ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास न्यू वीडियोज का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। वीडियो पर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, वीडियो पर कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए। और हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का सेशन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है कि हाल ही में किसे वर्ष 2022 के विश्व एथलीट के रूप में चुना गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी हाल ही में विश्व एथलीट के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिडनी मैकलागलिन और आर्मंड डुप्लांटिस। ये दोनों यूएसए के खिलाड़ी हैं और इन्होंने बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीता है। यही कारण है कि इन्हें विश्व एथलीट 2022 के रूप में नामित किया गया है। और इससे पहले आप लोगों को पता होगा कि टाइम मैगजीन के द्वारा, जो अमेरिकी पत्रिका है टाइम मैगजीन ने 2022 का विश्व एथलीट का जो अवार्ड है वो किसको दिया है, तो मित्रों याद रखिएगा एरोन जज को टाइम पत्रिका ने विश्व एथलीट ऑफ द 2020 का अवार्ड दिया है। और टाइम पत्रिका ने, आप लोगों को पता होगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को भी एक अवार्ड दिया है। और वो कौन सा अवार्ड दिया है आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे हम ये जान पाएं कि आप लोगों की तैयारी कैसी हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम डिस्कस करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहां पर मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी हाल ही में गोवा के अंदर मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। और मोपा जो हवाई अड्डा है वो मनोहर पारेकर के नाम पर रखा गया है। मनोहर पारेकर आप लोगों को पता होगा, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे। कैंसर के कारण उनका निधन हो गया, तो उनकी याद में मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में बनाया गया है। और यह गोवा की राजधानी पणजी से करीब 35 किलोमीटर दूर है। इसकी इस समय जो क्षमता है, इसकी सालाना क्षमता 44 लाख यात्रियों की है, लेकिन आगे इसकी जो क्षमता है वो बढ़ा करके 3 करोड़ के आसपास कर दी जाएगी, ऐसा भी देखने में आया है। गोवा आप लोग जानते होंगे, गोवा से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें हम आपको बताना चाहते हैं। आप लोगों को पता होगा भारत का ऐसा राज्य जो रेबीज मुक्त हो गया है, उसका आंसर भी गोवा है। गोवा के साथ आप बहुत सारे टर्म को रिलेट कर सकते हैं। पहला टर्म है कि भारत का रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बना हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गोवा। गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना हुआ है। इसके अलावा 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां होगा, तो उसका भी आंसर हो जाएगा गोवा। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी गोवा के अंदर किया जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी है पणजी। और गोवा के साथ आप एक और रिलेट कर सकते हैं। आप लोगों को पता होगा 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का जो आयोजन है, 9वां अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन वो भी गोवा के अंदर किया गया है। 9वां अंतरराष्ट्रीय आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन भी गोवा के अंदर भी किया गया है। तो आप गोवा से इस बहुत सारे पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में शुरू किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में भूपेंद्र पटेल को चुना गया है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हुए हैं।
और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की 7वीं जीत है लगातार। ये गुजरात में 7 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। गुजरात के गवर्नर कौन हैं? गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को शपथ दिलाई है। गुजरात में 182 सीटों पर चुनाव हुआ और 182 सीटों में 52.5% वोटों के साथ जो हमारी भारतीय जनता पार्टी है उसको 156 सीटें प्राप्त हुई हैं। गुजरात से आप बहुत सारे पॉइंटों को रिलेट कर सकते हैं। अभी मोरबी पुल हादसा हुआ है, और मोरबी पुल हादसा कहां पर हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मोरबी पुल हादसा गुजरात में माचू नदी पर हुआ है। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि बीजेपी सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं, कार्य होने से पहले ही पुल गिर जाते हैं। पुल गिरा और पुल गिरने के बाद 150 लोग मरे। तो आप जान सकते हो कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और कितनी अच्छी इंजीनियरिंग होगी। इसका जीता जागता उदाहरण एक और आपने देखा होगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो डलने से पहले ही धंस गया था, न जाने कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार का विकास से भाई हमें बचना चाहिए। गुजरात से आप एक और पॉइंट को रिलेट कर सकते हैं कि मेहसाणा जिले का माणेर गांव, गुजरात के मेहसाणा जिले का माणेर गांव जो 24/7 सोलर एनर्जी वाला गांव बन गया है। भारत का पहला सोलर एनर्जी गांव जहां पर 24 आवर सोलर एनर्जी का प्रयोग किया जाता है, वो मेहसाणा का माणेर गांव है। तो इसको भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। बहुत प्रेजेंट जीत भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में हुई और भूपेंद्र पटेल दूसरी बार और गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो बहुत ही ऐतिहासिक पहल है ये। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला जो स्टेट बना है वो बना है तमिलनाडु। बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर कोई सोच रहा है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती है। क्लाइमेट चेंज कब होगा? जब कार्बन का उत्सर्जन कम होगा। तो कार्बन उत्सर्जन को कम किया जाए। आप लोगों को जानकारी होगी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का नंबर 9वां नंबर है ना? इस बात को भी आप जानते होंगे। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? तो शिशुपाल पहाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किए जाने की योजना है। गवर्नमेंट यही सोचती है कि चीजों को किस तरीके से डेवलप किया जाए जिससे वो टूरिस्ट स्पॉट बन सकें और वहां पर पर्यटन आए, जिससे हमारे देश की, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। तो मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने, आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश में इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर बहुत सारी चीजें बड़ी उथल पुथल हुई और उथल पुथल के बाद कमलनाथ मुख्यमंत्री पद से हटे और शिवराज सिंह चौहान अभी वहां मुख्यमंत्री हैं। तो आप देखते ही होंगे महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये आपसे किसी से छिपा नहीं है। इसके बाद हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत के बाहर गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर ओगिरत यूनान। डॉक्टर ओगिरत यूनान को भारत के बाहर गांधीवादी विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को पता होगा गांधी जी जमनालाल बजाज को अपना 5वां पुत्र मानते थे और जमनालाल बजाज गांधीवादी जो
दर्शन था, जो गांधीयन फिलॉसफी थी, गांधीयन फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे और गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर होते हुए उनकी याद में जमनालाल बजाज पुरस्कार दिया जाता है, जो 2022 में डॉक्टर ओगीरथ यूनान को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश द्वारा चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को जो सही जवाब हो जाएगा, अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन राशिद रोवर का प्रक्षेपण सऊदी अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? संयुक्त अरब अमीरात, और संयुक्त अरब अमीरात को UAE के नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रक्षेपण है वो फॉल्कन 9 रॉकेट से किया गया है। फॉल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स एजेंसी के द्वारा या स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट को बनाया गया है। और जो फॉल्कन रॉकेट है वो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो फ्लोरिडा, आप लोग पता होगा, फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चंद्रयान मिशन है जो UA के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। और इसका नाम राशिद क्यों रखा गया है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप याद रखिएगा, इसका नाम राशिद इसलिए रखा गया है क्योंकि UAE की जो स्थापना है वो शेख राशिद के द्वारा की गई थी। तो शेख राशिद के सम्मान में इसका नाम राशिद रोवर रखा हुआ है, जिसे अमेरिका के फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। और फाल्कन 9 रॉकेट स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इससे पहले आप लोगों को पता होगा जो होप मिशन था, होप मिशन भी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा होप मिशन लॉन्च किया गया था। और होप मिशन किसके लिए था? तो होप मिशन मंगल ग्रह के लिए था, आप लोगों को पता होगा। और मंगल ग्रह पर जो होप मिशन था वो किस कंट्री की सहायता से भेजा गया था? तो जापान की सहायता से। फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा जो चंद्रयान मिशन राशिद रोवर भेजा गया है वो किसके सहयोग से भेजा गया है? तो USA के सहयोग से भेजा गया है। आप लोगों को पता होगा भारत इससे पहले अपना चंद्रयान 2 प्रक्षेपित कर चुका है, आपको पता भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव 2022 में कहाँ हिंदी फिल्म आईना का प्रदर्शन किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय जो माउंटेन फिल्मोत्सव का आयोजन है वो नेपाल काठमांडू में किया जा रहा है। और नेपाल काठमांडू आप लोगों को पता होगा नेपाल की राजधानी भी है। और नेपाल काठमांडू के अंदर सार्क का मुख्यालय भी है। ये 20वां संस्करण था अंतर्राष्ट्रीय माउंटेन फिल्मोत्सव का, जिसमें 55 विदेशी फिल्मों को शामिल किया गया है। और इन 55 विदेशी फिल्मों में से किस भारतीय फिल्म को, किस हिंदी फिल्म को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है? तो आईना फिल्म को प्रदर्शित किया गया है। इसके निर्देशक कौन हैं? तो इसके निर्देशक दीपक हैं। आप लोगों को पता ही होगा इसके विषय में, अगर नहीं पता है तो आप इसको सुन लीजिए। ये 20वां संस्करण था और आईना फिल्म का प्रदर्शन किया गया है काठमांडू नेपाल में। नेपाल में आप लोगों को पता होगा सूर्य किरण जो युद्ध अभ्यास है वो भारत और नेपाल के बीच चलता है। तो सूर्य किरण युद्ध अभ्यास भारत ने किस देश के साथ करता है? भारत। तो आप याद रखिएगा वो नेपाल के साथ ही करता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आपको पता ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में हम लोग बात करते हैं कि किस भारतीय औषधीय पादपों को IUCN की लाल सूची में शामिल किया गया है? आप लोगों को पता होगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। आप लोगों को पता होगा IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करती है, जो लाल सूची जारी करती है, इसने IUCN के द्वारा 3 भारतीय औषधियों को रेड डाटा बुक में शामिल किया गया। पहला का नाम पटवा है जो उत्तराखंड में पाई जाती है। और पटवा की विशेषता क्या है? ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करती है। दूसरा है हिमालयन फिटलरी। और हिमालयन फिटलरी का औषधि गुण क्या है? ये जो श्वास की बीमारी होती हैं, जो श्वास संबंधी बीमारी होती है, निमोनिया जैसे रोग होते हैं, उनके लिए बड़ी ही कारगर हिमालयन फिटलरी दवाई थी। तो ये भी एक तरीके से संकटग्रस्त हो गई है। इसके अलावा सालम पंजा या जो पेट या आंतों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इस सालम पंजा को भी IUCN की
लाल सूची में शामिल किया गया है। IUCN का हेडक्वार्टर गैलेंड स्विट्जरलैंड में है। इसको 1948 में एस्टैब्लिश किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो के द्वारा कौन से इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इसरो के द्वारा हाल ही में किस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है। तो स्क्रैम मेट इंजन। स्क्रैम मेट इंजन की विशेषता क्या है? ये एयर ब्रीथिंग इंजन है। आप लोगों को पता होगा, इससे पहले हमारे जो क्रायोजेनिक इंजन होते थे, उस क्रायोजेनिक इंजन में ऑक्सीडेंट के रूप में ऑक्सीजन को भेजने का काम किया जाता था, जिससे जो आवश्यक सामग्री होती थी, जो महत्वपूर्ण सामग्री होती थी, वो कम भेज पाते थे हम लोग। तो अब जो हमारे एनवायरमेंट में पाया जाने वाला ऑक्सीजन है, एनवायरमेंट में पाया जाने वाला ऑक्सीजन अब ऑक्सीडेंट के रूप में, यानी कि ऑक्सीकारक के रूप में अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और स्क्रैम मेट जो इंजन है वो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये एनवायरमेंट से जो ऑक्सीजन है उसको ईंधन के रूप में, उसको एक तरीके से ईंधन को जलाने के रूप में प्रयोग करेगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज का जो सेशन है हमारा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था। आप लोगों को अगर हमारा सेशन पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और हमारे GS ग्लोबल चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नए वीडियोज को नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। इसी के साथ ही आज का जो हमारा सेशन है वो यहीं पर हम लोग पूर्ण करते हैं। आप लोग जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमारा वीडियो देखते रहें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।